जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम 22 फरवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के अगर हम लोग शिफ्ट की बात करें तो अपेक्षाकृत यह शिफ्ट आसान रहा है और लगभग 20 के आसपास प्रश्न ऐसे रहे हैं जो कि यहाँ पर रिपीट हुए हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 161 के अंतर्गत हमारे देश में क्षमा दान की जो शक्ति है वह किसके पास होती है। तो अनुच्छेद 161 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारे राज्यपाल महोदय किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। उसी प्रकार से संविधान में हमारे अनुच्छेद 72 है, तो 72 के तहत जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं उनके द्वारा क्षमादान किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो कंप्यूटर के अगर हम लोग भाषाओं की बात करें तो कई सारी भाषाएं कंप्यूटर की होती हैं। पहले भी इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपके सामने ये लिस्ट दी गई है। ये सारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं, जैसे कि जावा की बात करें, सी की बात करें, C++ की बात करें, पाइथन की बात करें, स्विफ्ट जो कि एप्पल का लैंग्वेज है, उसी प्रकार से PHP हो गया, SQL हो गया। तो ये सारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। अब इनसे अलग जो भी आपका ऑप्शन रहा होगा वह यहां पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो याद रखिएगा, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे केंद्र की मंत्रिपरिषद हमारी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार से जो राज्य का मंत्रिपरिषद होता है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है उसके बेनिफिट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अगर अनअकैडमी के ऊपर आप किसी भी एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो उस पार्टिकुलर एग्जाम के लिए जो भी यहाँ पर बैच होगा उस बैच का पूरा शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। यानी कि आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी बैच को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और एक ही सब्सक्रिप्शन में आप यहाँ पर कई सारे टीचर से भी उस पार्टिकुलर कोर्स में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके जो भी डाउट होते हैं उन्हें आप पूछ सकते हैं। एजुकेटर के साथ में आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। समय समय पर आपका लाइव टेस्ट होता है। इसके अलावा क्विजेस भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। कई सारी भाषाओं में आपको सीखने का मौका मिलता है और रिवीजन के लिए आपको यहाँ पर पीडीएफ और अन्य लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो नीचे आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप किसी भी एग्जाम के लिए कोर्स खरीद सकते हैं। और अगर आप किसी भी कोर्स को खरीदने की इच्छुक हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप फरवरी माह में ही उस पार्टिकुलर कोर्स को खरीद लें, क्योंकि अगर अभी आप यूज करेंगे कोड KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो 10% का डिस्काउंट है वह जल्दी समाप्त होने वाला है, तो जल्दी करिए। नीचे आपको लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि IMF की स्थापना कब हुई थी। तो IMF की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। कब? जुलाई 1945 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC में मिल जाएगा। अगर हम लोग इसके MD की बात करते हैं तो क्रिस्टलीना जॉर्जीवा जो कि बल्गारिया की हैं, वह इसकी करंट में MD हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भारतीय मूल की हैं गीता गोपीनाथ जो कि IMF की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2019 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को मिला था। तो यहाँ से आपको कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि इनसे कई बार प्रश्न आपके NTPC में पूछे जा चुके हैं। पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 2019 का जो विश्व कप था वह इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। फाइनल मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। इंग्लैंड यहाँ पर विजेता रहा था। मैन ऑफ द मैच कौन रहे? तो ये रहे थे इंग्लैंड के बेन स्टोक्स। कौन रहे थे? बेन स्टोक्स रहे थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को मिला था तो न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज मिला था। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि हमारे देश के रोहित शर्मा ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया के जो मिशेल स्टार्क हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर विकेट लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 2023 में जो क्रिकेट का विश्व कप होगा वह हमारे देश भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2020 तक किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। तो अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था ऑस्ट्रेलियन ओपन के ऊपर, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि स्पेन के जो राफेल नडाल हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा
13 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता हुआ है। तो अगर किसी ने वह वीडियो भी देखा होता तो भी इस प्रश्न का उत्तर वो कर सकता था। तो राफेल नडाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर फ्रेंच ओपन का खिताब जीता हुआ है। इन्हें किंग ऑफ बजरी भी कहा जाता है, यानी कि जो हमारी क्ले कोर्ट होती है उसके किंग के रूप में भी राफेल नडाल को जाना जाता है और ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। और आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम होते हैं पुरुषों की श्रेणी में राफेल नडाल और रोजर फेडरर ने जीते हैं। तो इन्होंने कुल मिलाकर के 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता हुआ है। तो ग्रैंड स्लैम के ऊपर कल ही मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं। फिर ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि 2016 तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम सदस्य देशों की बात करते हैं तो इनकी संख्या 164। तो ये प्रश्न ऑलरेडी 2 बार पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है कि जो 164वां देश था उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा 164वें देश के रूप में जुलाई 2016 में इसमें एंट्री हुई थी अफगानिस्तान की। किसकी? अफगानिस्तान की एंट्री हुई थी और जो हमारा ये WTO है इसने गैट का स्थान लिया था और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर है इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विजय भटनागर साहब को विजय भटनागर साहब को भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। तो सुपर कंप्यूटर से काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ के जाना है। वैसे मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है, उसकी लिंक भी आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। तो यूनेस्को की सूची के बारे में अगर आपको आइडिया रहा होगा तो आप इसे आसानी के साथ में कर पाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि एक ऑप्शन दिया गया था आनंद भवन। तो आनंद भवन की बात करते हैं तो वही हमारे पहले PM का घर था जिसे हम लोग आनंद भवन के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये आपको मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन में था, तो इसीलिए आनंद भवन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मैडम क्यूरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको 2 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। सबसे पहले 1903 में इनको मिला था भौतिकी में। किसमें? भौतिक विज्ञान में, यानी कि फिजिक्स में मिला था 1903 में इनके पति पियरे क्यूरी के साथ में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनके पति को कब नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा भौतिकी में इनको 1903 में मिला था। इसके अलावा 1911 में इनको केमिस्ट्री में भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है कि जो मैडम क्यूरी हैं उनको भौतिकी में भी मिल चुका है, इसके अलावा रसायन में भी इनको मिल चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में कौन शामिल है। तो अभी जब हम लोगों ने 15 या 16 के शिफ्ट को डिस्कस किया था तो उसमें भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा ये जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है इसके लिए समझौता हुआ था 1944 में। किसके द्वारा हुआ था? तो यहाँ पर जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, तो इनके द्वारा ब्रेटन वुड्स समझौता होता है और इसके अंतर्गत पहली बार जो IMF है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है इनकी स्थापना की जाती है। बाद में इसमें WTO को भी शामिल कर दिया गया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब की थी। तो ये तो आसान सा प्रश्न है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी के द्वारा पैदल मार्च की शुरुआत की गई थी। कब? 12 मार्च 1930 को। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि साबरमती आश्रम से डांडी तक की ये पैदल मार्च था और यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो कई लोगों ने यह भी बताया कि प्रश्न पूछा गया था कि यह समाप्त कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा यहाँ पर नमक कानून तोड़ा गया था और उसके बाद में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। तो कई बार हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में वैसे भी पढ़ चुके हैं और NTPC का आप कह सकते हैं कि यह एक फेवरेट टॉपिक भी है, भारत छोड़ो आंदोलन और गांधी जी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नारा दिया गया था। 9 अगस्त 1942 को मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि बार्क का पूरा नाम क्या है। तो इससे पहले बार्क के मुख्यालय के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा बार्क का पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या नाम है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये इसका पूरा नाम है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। और अगर हम लोग इसके संस्थापक की बात करते हैं तो होमी जहांगीर भाभा साहब,
जो कि हमारे देश में न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं, वे इसके संस्थापक रहे हैं। वर्तमान में अगर हम लोग निदेशक की बात करते हैं तो अजीत मोहंती वर्तमान में बार्क के निदेशक हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। फिर पूछा गया कि विश्व के जो स्टॉक एक्सचेंज की सूची है उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस स्थान पर आता है, यानी कि किस नंबर पर आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग BSE की बात करते हैं यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो ये आपका है 10वें स्थान पर। किस नंबर पे है? 10वें स्थान पे ये आता है। और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मुख्यालय आपको मिलेगा दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है कि 2018-19 में हमारे देश की जो GDP है, जिसे हम लोग ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, इसमें किस क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर सर्विस सेक्टर है, यानी कि टर्सरी क्षेत्र में जो हमारा सर्विस सेक्टर आता है, उसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है हमारे GDP में। तो ऑप्शन सेवा यहाँ पर करेक्ट रहा होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, UNO की स्थापना कब हुई थी। तो ये तो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। पहले भी UNO से लगभग 30 से 40 सवाल डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं। तो इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय आपको मिल जाएगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। महासचिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इस समय इसके महासचिव हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1 जनवरी 2021 से जो हमारे यहाँ पर रेलवे बोर्ड है, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी, इसके नए CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए। तो पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि रेलवे बोर्ड के पहले CEO कौन थे। तो पहले CEO पिछले साल बने थे BK यादव। कौन? विनोद कुमार यादव। और अब यहाँ पर रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है सुनीत शर्मा को। किसे? सुनीत शर्मा की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई है। तो हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजना आई थी और जो हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी वह आपकी 2017 में समाप्त हुई थी। तो आसान सा प्रश्न था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी यहाँ पर आखिरी पंचवर्षीय योजना थी उसके लिए जो संस्था थी योजना आयोग, उसके आखिरी अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखेंगे मोंटेक सिंह आहलूवालिया इसके आखिरी उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे PM ही होते रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एशिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो ये मुझे नहीं मिला, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या उत्तर होगा, ये मुझे नहीं मिला है। अगर आप में से किसी को पता है तो वह नीचे कमेंट में इसके बारे में बता सकते हैं। फिर पूछा गया था कि आशा का फुल फॉर्म क्या है। तो आशा के बारे में आपने सुना होगा, जो लोग गांव के होंगे उन्होंने आशा बहुओं को देखा भी होगा। तो आशा की अगर हम लोग बात करें तो इसका पूरा नाम है एक्रेडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या नाम है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये आशा का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एड्स का पूरा नाम क्या है। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। एड्स की बात करें तो इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स की अगर हम लोग बात करें तो HIV नाम के वायरस के द्वारा होता है और HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। और अगर हम लोग एड्स के वायरस की बात करते हैं तो ये रेट्रो टाइप का वायरस होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हड्डियों के जो हमारे ज्वाइंट होते हैं उनके बीच में आपको कौन सा फ्लूइड मिलेगा, यानी कि कौन सा फ्लूइड हमारे जो हड्डियों के ज्वाइंट होते हैं उनके बीच में भरा होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं सिनोवियल। क्या नाम है? सिनोवियल इसका नाम होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। विटामिन A का नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? विटामिन A का नाम होता है रेटिनॉल। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंस्पायर योजना जो है वह किससे संबंधित है। तो इंस्पायर योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारे क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे इसका पूरा नाम है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च। ये इंस्पायर का पूरा नाम है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार के लिए जो भी छात्र होते हैं उनको इंस्पायर योजना के अंतर्गत यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न था कि बांग्लादेश में जो नदी बहती है जमुना,
उसका भारत में नाम क्या है? तो हमारे यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी का नाम हो जाता है यहाँ पर जमुना। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे जो हमारे यहाँ पर गंगा नदी बहती है उसका बांग्लादेश में नाम हो जाता है पद्मा। तो ये तो बहुत ही आसान से प्रश्न थे। फिर पूछा गया था कि कार्बन का अपर रूप कौन सा नहीं है? तो कार्बन के अपर रूपों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे हम लोग एलोट्रॉप के नाम से जानते हैं। तो जैसे हमारा हीरा हो गया, फ्लोरीन हो गया या फिर हमारा ग्रेफाइट हो गया, तो ये सारे कार्बन के अपर रूप हैं। तो इनके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा वह यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर पूछा गया आईने अकबरी नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आईने अकबरी की बात करें तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई यह एक पुस्तक है। फिर ये आपका टफ प्रश्न था और संभवतः इसका उत्तर शायद ही किसी को पता रहा होगा। ये पूछ लिया गया था कि जो हमारे यहाँ पर लेखक हैं गिरीश कर्नाड, इनको किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिला था? तो इनको मिला था 1974 में। कब? 1974 में पद्मश्री मिला हुआ था। फिर पूछा गया कि ब्राजील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील की अगर हम लोग बात करें तो कॉफ़ी के उत्पादन में ये हमारा एक अग्रणी देश है और यहाँ पे जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उनको हम लोग कहते हैं फजेंडा। क्या नाम है? फजेंडा इनको यहाँ पर कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को याद रखना है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जब 1919 में रॉलेट एक्ट आता है तो उसके विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की जाती है। कहां पर? मुंबई में इसकी स्थापना गांधी जी ने किया था। तो ये भी आपका एक आसान सा प्रश्न था। फिर पूछा गया कि इनमें से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न की बात करें तो डायरेक्टली इसको तो हमने नहीं किया था, लेकिन अगर आपको याद हो तो यूनेस्को वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पश्चिमी घाट है उसमें कई सारी पहाड़ियों को शामिल किया गया है। और उस समय मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी कि नीलगिरी हो गया, अगस्त मलाई हो गया, पेरियार हो गया, अनामलाई, ताल कावेरी, कुद्रेमुख, सह्याद्री, ये सारे हमारे पश्चिमी घाट में शामिल हैं। तो इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा वह यहाँ पर करेक्ट रहा होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 33 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में आप नीचे बता सकते हैं, या फिर अगर इनमें से कोई क्वेश्चन ना रहा हो तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसकी जो PDF फाइल है वह शाम के शिफ्ट के साथ में मर्ज करके आपको टेलीग्राम चैनल KV गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।